आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इसके लिए हमने क्या लिया? एक कॉन्वेक्स सरफेस लिया जो बना हुआ किससे है? किसी ऐसे मटेरियल से जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2। और इस पूरे सेटअप को हमने रखा हुआ है कहाँ पे? ऐसे मीडियम पे जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1। तो ध्यान रखना अभी के केस में μ2 इज ग्रेटर देन μ1। दैट मीन्स इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेटर है जिस मीडियम में आप प्लेस किए हो उससे। ठीक, इसी स्फेरिकल सरफेस के प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने कर रखा है पॉइंट ऑब्जेक्ट को, जिससे 2 लाइट रेज जाएंगे। एक लाइट रेज आपका आ रहा है इधर और एक लाइट रेज आ रहा है आपका पोल में। पोल वाला विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी रिफ्लेक्शन के जिस रास्ते आएगा उसी रास्ते चला जाएगा। दूसरा देखें, ये जो OA पे इंसिडेंट हो रहा है इसको जाना तो ऐसे ऐसे सीधा चाहिए था, बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स, ये नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगा और ये लाइट रेज इस पाथ में आएगा। देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रेज आया, ये लाइट रेज आया, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहीं आपका बनेगा पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज भी कैसा? पॉइंट इमेज। समझ में आया ये? आगे नेक्स्ट इस पॉइंट को हम ये बोल दिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना जो इंटरसेक्ट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को। कहाँ पे? 10 पे। ये हमने ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, आइए इतनी चीजें समझ में तो लिखो इसका थ्योरी। जो फिगर है उसी को लिखना है, तो चलो नोट करो। लेट अ convex spherical surface of refractive index μ2. Let a convex spherical surface of refractive index μ2 is placed in a medium of refractive index μ1. सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ब्रैकेट में लिख लेना। ये ला μ2 इज ग्रेटर देन μ1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ करे हैं AN किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, अच्छा बताओ इसमें इंसिडेंट एंगल कहाँ बनेगा? तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ठीक, ये हमारा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज करो ये जो एंगल है इसको अल्फा ले लिए, ये एंगल है इसको बीटा ले लिया और ये एंगल को ले लिए गामा। अच्छा, किसी किसी बुक में इसको थीटा से दिखाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप थीटा भी कर सकते हो। तो अल्फा बीटा है गामा। देन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू I। रिफ्लेक्टेड एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा R। यहीं पे अज्यूम कर लेना कि लेट एंगल AOP, एंगल AOP इज इक्वल टू अल्फा, एंगल AIP इज इक्वल टू क्या ले लें? एंड एंगल ACP इज इक्वल टू ले लेते हैं। ठीक है, इसको अजम्पशन कर रहे हैं। यहाँ तक आया समझ में? देखो बेटा, जो जो फिगर में दिख रहा है उन्हीं को ही आप लिखते जा रहे हो। ठीक है, कि सबसे पहले हमने बताया कि सपोज वी हैव अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, whose refractive index is μ2 is placed in a medium of refractive index μ1. Let O be the point object placed at the principal axis whose image is formed at I. ठीक है, तो उसके बाद जो जो चीजें मिला उसको हमने यहाँ नोट किया, क्या क्या एंगल्स फॉर्म हो रहा है और ये जो एंगल्स हैं इनको हम अजम्पशन कर रहे हैं। जैसे एंगल इज अल्फा बीटा एंड गामा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा? ये ऐसे आ रहा है, ठीक इस तरीके से। तो देन नाउ लिख लेना। नाउ इन ट्रायंगल देखो तो जरा AOC को ध्यान से देखो कैसे बना हुआ है वो ट्रायंगल। तो कुछ इस तरीके से आया है, यहाँ पे R है, सर वापस I है, यहाँ पे क्या है हमारा अल्फा और इधर क्या है गामा। ये एंगल की बात कर रहे हैं। देखो AOC की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसा ही है ना। यहाँ देखें ये क्या है, बन गया हमारा एक्सटीरियर एंगल और ये दोनों क्या है? इंटीरियर एंगल। पिछले किसी क्लास में आप पढ़े हो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल। तो डायरेक्ट करते हैं कि अल्फा प्लस गामा इज इक्वल
या डायरेक्ट ऐसे निकालो इसको, आई का वैल्यू चाहिए दरअसल, तो आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अल्फा प्लस गामा। ठीक, ये इक्वेशन 1 दे देना। ऐसे ही एक और ट्रायंगल देखो तो जरा, ए आई सी में, तो इन ट्रायंगल ए आई सी क्या मिल रहा है देखो, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लेना, तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आया इतना समझ में? एक बार हमने निकाल लिया इंसिडेंट एंगल और एक बार निकाल लिया क्या, रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर? अब क्या करोगे कि स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। चलो क्या होता है बताओ, साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर है ना, तो सिंस म्यू इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर। और यहाँ जो एंगल है ना, इंसिडेंट एंगल आई एंड आर वेरी स्मॉल होंगे, और जब भी वेरी स्मॉल एंगल होता है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हटा सकते हो, और ये हो जाएगा क्या कि साइन ऑफ आई अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू आई कर देंगे। वैसे ही साइन ऑफ आर इज इक्वल अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू किसके हो जाएगा, आर के। समझ में आ रहा है? जब कभी आपके एंगल स्मॉल होते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ से हम हटा देंगे और दैट विल बी इक्विवेलेंट टू इट्स एंगल। ठीक है, तो यही आप लोग लिख लेना, सिंस आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर यही म्यू का वैल्यू मिल जाएगा क्या, आई बाई आर। म्यू का वैल्यू क्या कर लेंगे हम, आई बाई आर। आल्सो ये जो म्यू है, म्यू दैट मीन्स ये क्या है, 1 म्यू 2 तो होगा। ठीक है, 1 म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो इसी को हम कैसे दिखाएंगे कि म्यू 2 बाई म्यू 1 कर लेंगे, पीछे भी करे हुए हैं याद हो। तो ये म्यू का वैल्यू हमारा किसके इक्विवेलेंट हो गया, म्यू 2 बाई म्यू 1। इसलिए इसको हटा के हम दिस इंप्लाइज म्यू 2 बाई म्यू 1 करना इज इक्वल टू आई बाई। इतना ही इसमें मेन काम है। उसके बाद सिंपल टेन थीटा लगाते जाएंगे, ये ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में, हमारा पूरा आंसर आ गया। दिखने में काफ़ी बड़ा है बट सॉल्यूशन ईजी है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, म्यू 1 आई इज इक्वल टू म्यू 2 आर मिलेगा ऐसा, म्यू 1 आई इज इक्वल टू म्यू 2 आर। ठीक, इसी में और आगे देखो आप, आई और आर का वैल्यू पुट अप कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस गामा, हो जाएगा म्यू 1 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू 2 गामा माइनस बीटा। तो गामा माइनस बीटा कर दो इसको। समझ में आया? इतना कुछ करना ही नहीं है। 2 ट्रायंगल उठाना, कौन कौन सा, AOC और AIC। ये दोनों में एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला लगा देंगे कि सम ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर। देख रहे हो ना यहाँ पे, तो यहीं से आपको आई मिल जाएगा, यहीं से आपको आर। फिर लगा देंगे यहाँ पे क्या, स्नेल्स लॉ, कि म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई बाई साइन आर। आई और आर स्मॉल एंगल है, साइन साइन आर हटा देना, वहाँ से बचेगा क्या, म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू आई बाई। आया समझ में? नेक्स्ट आई और आर का वैल्यू इधर पुट अप कर दो। क्लियर? आगे यहाँ तक समझ आ गया? अब क्या करें ना, ये जो अल्फा एंगल है ना, ये देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग साइन आई और आर को स्मॉल एंगल है बोल के हमने क्या किया, हटा दिया, साइन को रख दिया आई बाई आर। सेम वैसे ही अब क्या है हमारा, अल्फा बीटा गामा भी तो स्मॉल एंगल है, तो हम ना जब जरूरत रहता है तो हटा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, जरूरत खत्म हुआ तो ला भी सकते हैं, मर्जी हमारी है। ठीक है, तो वैसे ही ध्यान देना, अभी इस ट्रायंगल में ये जो अल्फा एंगल है, ये जो बीटा गामा एंगल है और ये जो बीटा एंगल है, इनको जरा सॉल्व करते हैं। इसको दे देना इक्वेशन नंबर 3। तो नाउ इन इक्वेशन सॉरी नाउ इन ट्रायंगल, देख लो AON में, AON जल्दी करो, क्लास स्कूल टाइम हो जाएगा। इन ट्रायंगल AON क्या मिल रहा है, 10 अगर मैं लगा दूं, 10 ऑफ अल्फा, 10 अल्फा यहाँ अगर अप्लाई करें तो ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, और इधर बेस, तो क्या आ जाएगा आपका AN बाई ON। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास ट्रायंगल है AIN, लिख लेना यहाँ पे AIN। 10 ऑफ बीटा अगर हम अप्लाई करें तो क्या मिलेगा उधर, AN बाई NI। एंड इन ट्रायंगल AIC की मैं बात करूं तो 10 गामा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, फिर से AN बाई NC। तो ट्रायंगल को लिखना है। आगे
सिंस अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, अल्फा बीटा गामा फिर से वेरी स्मॉल हो जाएगा, तो सबसे 10 10 10 आप हटा देना और आपको अल्फा बीटा गामा का वैल्यू मिल जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू एन बाई ओ एन हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू एन बाई एन आई हो जाएगा, और वही गामा इज इक्वल टू एन बाई एन सी हो जाएगा। इतना लाइन समझ में आया कि नहीं? फिर से देख लो, सबसे पहले आप आई और आर का वैल्यू निकाले हो, स्नेल्स लॉ में पुट करे हो आई और आर का वैल्यू, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ में पुट करने के बाद आपको यही अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालना है, तो कहाँ से आएगा वो? ये तीनों ट्रायंगल से तो ले आए। फिर से 10 का यूज किया क्योंकि वही परपेंडिकुलर बाई बेस मुझे करना था, जैसे काम हुआ तो 10 को फिर से हटा दिए, तो अल्फा बीटा गामा हमको मिल रखा है। ये तीनों वैल्यू को यहाँ लाके पुट कर दो और आपका ऑलमोस्ट आंसर आ गया। तो लिखेंगे इधर कि देयरफॉर फॉर्म इक्वेशन कौन सा? थर्ड। पुट ऑफ द वैल्यूज μ1 अल्फा की जगह क्या रखोगे? n बाई ओ एन प्लस गामा की जगह n बाई एन सी इज इक्वल टू μ2 इंटू गामा की जगह an बाई एन सी और माइनस में बीटा की जगह n बाई एन आई। और ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, n क्यों यूज किया पूछ रहा था ना, क्योंकि सब में n ऊपर में सब में कॉमन है, n तो इधर से भी कॉमन लेके इधर से भी कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर देंगे उसको, तो बचा क्या हमारे पास? μ1 1 बाई ओ एन प्लस 1 बाई एन सी इज इक्वल टू μ2 1 बाई एन सी माइनस 1 बाई। इज इट क्लियर? और देखो ये बताओ कि अगर मुझे n से o का वैल्यू पूछेगा, मैं बता पाऊंगा क्या कितना है? नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन वही कोई मुझे ये पूछ दे कि p से o का वैल्यू कितना है, p टू o, तब मैं बता सकता हूँ कितना कितना ऑब्जेक्ट है ना भाई, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, क्या है वो? क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऐसे ही मुझे n से c पूछेगा कोई, तो मैं नहीं बता सकता, बता पाऊंगा क्या? लेकिन कोई मुझे p से c पूछेगा तो बता सकते हैं। क्या है वो? आर्क, क्या बोलते हैं इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम ऐसे ही n से i हमको कोई पूछे तो हम उसको नहीं बता पाएंगे, लेकिन p टू i बोले तो उसको बता सकते हो कि p से i कितना है। तो क्या है ये? इमेज है, दैट्स वाई इमेज डिस्टेंस है कि नहीं? समझ में आया? तो इसलिए सबसे पहले उधर से हमको n को हटाना है और उसकी जगह क्या होना चाहिए? PO, PC और PI होना चाहिए, ठीक। तो सोचो अगर इसका कर्वेचर वेरी स्मॉल हो, उस केस में आपका ये जो n है ना वेरी नियर बाई टू p होगा, n का वैल्यू p के वेरी नियर बाई होगा, और हम n को p सबमर्ज मान सकते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इक्वल टू p ही मान सकते हैं, ये पॉइंट n को p के नियर बाई करे तो यहाँ लिखो इफ कर्वेचर इज, कर्वेचर अपर्चर बोलेंगे, इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल देन हमारा जो ओ n है दैट विल बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू pn, nc अप्रोक्सीमेट इक्वल टू pc एंड ni अप्रोक्सीमेट इक्वल टू pi कर देना। जहाँ जहाँ n है सबको रिप्लेस करके क्या लिख देंगे? p लिख देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर यही आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया? μ1 1 बाई pn प्लस 1 बाई pc इज इक्वल टू μ2 1 बाई pc प्लस 1 बाई pi। इतना क्लियर हुआ? आगे बाई साइन कन्वेंशन, आगे आंसर बाई साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा? सबके वैल्यूज रखो, μ1 1 बाई pn की जगह क्या रखेंगे हम? देखो n लिखा हूँ क्या? सॉरी, on की जगह आपको लिखना पड़ेगा इधर PO, सॉरी। तो PO की जगह क्या आ जाएगा हमारा? u माइनस ऑफ u, PC आपका होगा r इज इक्वल टू μ2 PC अगेन r, तो ये हो गया हमारा r, और प्लस PI का वैल्यू कितना हो जाएगा? v। समझ में आया? इतना यहाँ माइनस होना चाहिए। चलो हो गया, थोड़ा सा ही बचा है। इतना तक समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ, थोड़ा सा ही बचा है, अभी देखें आगे।
नेक्स्ट ये म्यू का मल्टीप्लाई कर देना है, आर वाले को एक साइड लेके चले जाना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू वन बाई आर इक्वल टू म्यू टू बाई आर माइनस म्यू टू बाई वी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना ना, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, आपका आंसर आ गया, ठीक। तो ये माइनस में इधर आके क्या होगा प्लस, तो क्या मिलेगा ये म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू बाई आर माइनस म्यू वन बाई आर। यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। समझ में आ गया। इसे को और कैसे लिख सकते हैं, दोनों के नीचे नीचे आर है ना, तो म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर कर देना, बस वही लास्ट लिख दूँ। उसका अगर फाइनल एकदम दिस इम्प्लाइज म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, सॉरी ये यू है ना, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। दो बार कौन आ गया? ये हमारा क्या है, फाइनल एक्सप्रेशन। समझ में आया अच्छे से। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अच्छा, इसी का पीओ क्या बोले सर, डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप लोग एक और चीज देखो, तो ये थोड़ा मिटाता हूँ, इसी का ना शॉर्ट फार्मूला है और करके आप देखो, इसी में बोथ साइड अगर म्यू वन से डिवाइड कर दें, बोथ साइड मतलब कैसे बोल रहा हूँ कि म्यू टू बाई म्यू वन करूँ बाई वी माइनस म्यू वन बाई म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस म्यू वन बाई म्यू वन अपॉन क्या आर। दोनों साइड में ना म्यू वन से हमने डिवाइड कर रखा, तो ये देखो यहाँ का फॉर्मूला याद आ रहा है, म्यू की जगह हमने क्या लिखा था, हाँ, तो म्यू टू बाई म्यू वन को ही क्या बना देना, म्यू बाई वी माइनस ये तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा, वन बाई यू, फिर से ये म्यू माइनस वन बाई आर। तो ये एक और फार्मूला होता है। आप लोग को एग्जाम में इस फॉर्म में भी पूछेगा, प्रूव दैट दिस वन करके, ये कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, तो समझना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में समझ लो, सीजी बोर्ड में एकदम फिक्स रहता है। या तो ये आएगा या तो लेंस मेकर फार्मूला आएगा, और लेंस मेकर भी हम बनाएंगे तो इसी फार्मूले का यूज करके ही बनाएंगे वहाँ पे, ठीक है।